नमस्ते एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम बीएससी सेकेंड ईयर की जो पिछली क्लास थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 3 की, इसमें हम चर्चा कर रहे थे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में काम आने वाली जो राशियां हैं या जो टर्म्स हैं उनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, जिसमें हमने देखो समन्वय मंडल या समन्वय गोलक जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं उसके बारे में चर्चा की। सेंट्रल मेटल आयन की हमने बात की जिसे हम केंद्र धातु परमाणु कहते हैं। हमने लिगेंड्स की बात की। फिर लिगेंड्स की जब हम बात कर रहे थे तो हमने लिगेंड्स का वर्गीकरण किया। लिगेंड्स के वर्गीकरण में हमने लिगेंड के अलग अलग टाइप पर जो है डिस्कस किया, जिसमें से मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बीडेंटेड एंड ब्रिज लिगेंड की हमने बात की। उसके बाद आपका चौथी टर्म जो थी कोऑर्डिनेशन नंबर थी। पांचवी टर्म इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु क्रमांक या परमाणु नंबर था। और जो अंत का जो आपका लास्ट टॉपिक था वो था सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ तक हम जो हैं एक एक टॉपिक करके विस्तार से चर्चा कर चुके थे। अब उसके बाद जो आज का वीडियो लेक्चर है इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। तो देखो, अब कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उनका नामकरण हम कैसे करें उस पर चर्चा हम आज के वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिए लास्ट अंत तक। देखिए, किसी दिए गए उपसहसंयोजक यौगिक का आयुपेशी पद्धति में नामकरण निम्न नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। तो इन यौगिकों का नामकरण करने के लिए सबसे पहले कंडीशन ये है कि कुछ नियम हमने यहाँ दिए हैं, जो इन नियमों को आपको ठीक तरीके से याद रखना है। सर्वप्रथम, सामान्य लवण की भांति उपसहसंयोजक यौगिकों के नाम लिखते समय सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखा जाता है। उसके पश्चात लिगेंड का नाम तथा अंत में धातु का नाम लिखा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम जो भी नाम लिखेंगे उसमें क्या करेंगे, सामान्य लवणों में सबसे पहले यौगिक का नाम लिखते समय सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखते हैं, फिर उसके पश्चात हम लिगेंड का नाम लिखते हैं और अंत में धातु का नाम लिखते हैं। ये चीज़ हमें दिमाग में बैठा लेनी है। दूसरा पॉइंट है, सामान्य धनायन या ऋणायन या सामान्य ऋणायन का नाम लिखते समय उनकी संख्याओं का उल्लेख नहीं किया जाता। जो सामान्य धनायन या ऋणायन होते हैं, जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं, उनका नामकरण करते समय उनकी संख्या का जो है उल्लेख नहीं किया जाता। लिगेंडों का नामकरण करते समय पहले उनकी संख्या तथा उसके बाद लिगेंड का नाम लिखा जाता है। जैसे आपका कोई मान लो कोष्टक में CN6 है तो पहले जो 6 लिखा हुआ इसकी संख्या लिखेंगे हेक्सा, और कोष्टक में लिगेंड का नाम क्या है, साइनो, तो हेक्सा साइनो लिखेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी लिगेंड है, लिगेंड की संख्या पहले लिखी जाती है और उसके बाद उसका नाम लिखा जाता है। यदि संकुल में 2 या 2 से अधिक लिगेंड उपस्थित हो तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाता है कि अल्फ़ाबेटिकली जो ऑर्डर पहले आ रहा होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा और जिसका नाम बाद में आ रहा होगा, या अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लास्ट पीछे का होगा तो उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। और अगला नियम है, इसमें देखिए, किसी उपसहसंयोजक यौगिक में धनायन या ऋणायन में से कोई एक संकुल हो सकता है या दोनों भी संकुल हो सकते हैं। अतः किसी संकुल का नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। अब संकुल का नामकरण करने से पहले हम एक चीज़ जान लें कि जल में आयनन के आधार पर उपसहसंयोजक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला इसी में टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है अपना, जल में आयनन के आधार पर उपसहसंयोजक यौगिकों का वर्गीकरण। इस आधार पर हम उपसहसंयोजक यौगिकों को 4 भागों में बांटते हैं या इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं 4 भाग? आपके सामने हैं चारों भाग। सबसे पहला है ऋणायनिक संकुल यौगिक, दूसरा है धनायनिक संकुल यौगिक। संकुल का मतलब जो आपके इस स्फीयर में रहते हैं, मतलब इससे इसके बीच में, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स। तीसरा है आपका उदासीन संकुल यौगिक और चौथा है आपका धनायनिक ऋणायनिक संकुल यौगिक। मतलब ये 2 कोष्टक वाला जो इस तरह का आपको कंपाउंड दिखेगा, ये धनायनिक और ऋणायनिक संकुल यौगिक होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो इनको जल में घोलने पर कैसे हमें
जो है आयन्स मिलेंगे। आपका K4FeCN6 है, इसको जल में घोलेंगे तो हमें 4 पोटेशियम प्लस के आयन मिलेंगे 4K प्लस एंड प्लस FeCN6 4 माइनस का हमें मिलेगा। तो ये हो गया आपका ऋणायनिक संकुल। ये आपका संकुल देखो ऋणायनिक। धनायनिक संकुल में जो है आपका एग्जाम्पल है CuNH3 का होल 4 एंड SO4। जब हम इसे जल में डालेंगे तो SO4 2 माइनस में टूटेगा और CuNH3 का होल +2 में टूटेगा। तो ये हो गया आपका धनायनिक संकुल। संकुल कौन? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उपस्थित है वो। उदासीन संकुल की हम बात करें तो देखो एग्जाम्पल है आपका CuNH3 का होल 6 एंड Cl3। जब इसे हम पानी में डालेंगे तो यहाँ पर जो है Cl3 अलग हो जाएगा और CuNH3 का होल 6 ये अलग हो जाएगा। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसको हमने उदासीन संकुल यौगिक कहा है। और लास्ट में है आपका धनायनिक और ऋणायनिक संकुल यौगिक में PtNH3 का होल 4 एंड PtCl4। जब ये पूरा एक संकुल है, जब इसे हम जल में डालेंगे, यहाँ भी आपका वाटर है, तो यहाँ पर PtNH3 का होल 4 +2 होगा और यहाँ 2 माइनस होगा। तो ये धनायनिक और ऋणायनिक इसमें टूट जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं धनायनिक या उदासीन यौगिकों का नामकरण। इसमें देखिए आप धनायनिक और उदासीन यौगिकों नामकरण में क्या क्या ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले किसी धनायनिक या उदासीन संकुल का नामकरण करते समय सर्वप्रथम लिगेंड का नाम व उनकी संख्या दर्शाते हैं। धनायनिक और उदासीन संकुलों के नामकरण के समय सबसे पहले हम लिगेंड का नाम या वो उसकी संख्या दर्शाते हैं। उसके पश्चात केंद्रीय धातु आयन का सामान्य नाम लिखते हैं एंड उसके पश्चात छोटे कोष्ठक में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था रोमन संख्या में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? रोमन संख्या में लिखते हैं। एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ पर नोट डाल के मैंने लिखी है आप लोगों के लिए। धनायनिक संकुल या उदासीन संकुल का नाम लिखते समय केंद्रीय धातु आयन के सामान्य नाम में कोई अनुलग्न नहीं लगाते हैं। ध्यान रहेगा, धनायनिक संकुल हो या उदासीन संकुल हो, उनका नाम लिखते समय जो उनका सेंट्रल मेटल आयन है उसके सामान्य नाम में कोई प्रकार का अनुलग्न हम नहीं लगाते हैं। अब इससे सारी जो लैंग्वेज है इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? लिगेंड का नाम विद नंबर। ठीक है, लिगेंड का नाम लिखना है हमें नंबर के साथ में। फिर हमें लिखना है केंद्रीय धातु आयन का सामान्य नाम और इसके बाद हमें लिखनी है कोष्ठक में ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी जगह पे यहाँ पे कोष्ठक बंद। फिर आपका लिखना है ऋणायन का सामान्य नाम विद सफिक्स, मतलब अनुलग्न। सफिक्स का मतलब क्या होता है? अनुलग्न। और प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्वलग्न। तो सफिक्स जो होता है वो अंत में लगता है। यदि संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। ये ध्यान रहे, यदि संकुल में आपके एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हैं तो उन्हें हम इंग्लिश वर्णमाला के आधार पर लिखते हैं। यदि समान लिगेंडों की संख्या 2, 3, 4, 5 हो तो इनके नामकरण से पहले क्रमशः डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि पूर्वलग्नों का उपयोग करते हैं, परंतु इन शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं करते। यह बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमने डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इनको अंग्रेजी वर्णमाला के उसमें क्रम में शामिल कर लिया तो अपना लिखा गया नाम गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने इस लाइन को अंडरलाइन आपके लिए करके दिखाया है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर COCl2 NH3 का होल 4। अब यहाँ पर क्या करना है, आपका एमीन पहले आता है, क्लोरोबाज में आता है। तो एमीन का हम पहले लिखेंगे। अब एमीन को कैसे लिखना है? सबसे पहले हमें उसकी संख्या के साथ में, कितने एमीन है? 4। तो क्या लिखा हमने? टेट्रा एमीन। फिर हमने दूसरा लिगेंड क्या है? क्लोरो।
कितने हैं डाई, तो टेट्राएमीन हो गया डाइक्लोरो। फिर आपका क्या है धातु आयन, क्या है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था हमें निकालनी है, तो वो निकल कर आती है आपकी 3, तो कोष्टक में लिख देंगे हम रोमन में 3 और आयन, तो नाम क्या हो गया टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन, लिख दोगे नाम। दूसरा उदाहरण हम देख लो यहाँ पर CONH3 का होल 4 Cl, तो यहाँ पर और पीछे Cl3 भी यहाँ पर है कोष्टक के बाहर, तो देखो यहाँ भी एमीन पहले आएगा, तो टेट्राएमीन कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट 4 क्लोराइड, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा पेंटा शब्द उपस्थित हो, तो ऐसे लिगेंडों की संख्या 1 से अधिक होने पर उनके नाम से पहले 20, 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस आदि पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि किसी लिगेंड के नाम से पहले ही डाई ट्राई पेंटा आदि शब्द आ रहे हैं, उपस्थित हों, तो ऐसे लिगेंडों की संख्या 1 से अधिक होने पर उनके नाम से पहले 20, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस आदि पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। जैसा हम उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर COEN का होल थ्राइस एंड Cl3, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम जो इसके अंदर है इसमें लिगेंड आपका एथिलीन डाइएमीन है और सेंट्रल आयन कोबाल्ट है, तो यहाँ पर इसमें देखो एथिलीन डाइएमीन, इसके नाम में डाई आ रहा है, तो अब यहाँ हम डाई एथिलीन डाइएमीन नहीं लिख सकते, यहाँ हम लिखेंगे ट्रिस। देखो ये लिखा हुआ है ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, ये है ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड, और इसके बाद जो आने वाला जो आपका आयन इधर वो है क्लोराइड, जो पीछे लिखा हुआ है उसे हम सबसे लास्ट में लिख देते हैं। इसका नाम लिख लेते हैं हम। यहाँ पर भी जो है यहाँ डाइक्लोरो भी है और डाई एथिलीन भी है। भाई यहाँ पर हम डाई यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ 2 के लिए क्या यूज करेंगे 20 एथिलीन डाइएमीन, फिर उसके बाद में डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड, और अंत में आपका यहाँ है Cl, तो ये हो गया क्लोराइड। तो इस प्रकार से जो है आपको नामकरण करना आना चाहिए। कई सारे उदाहरण आपके बुक में हैं, आप बुक की मदद से कई सारे एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको नियम पता है तो एक्सरसाइज कोई भी हो आप सोल्व कर दोगे, लेकिन अगर इन्हें रटोगे तो मैं मानता हूँ कि आप कभी भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे यहाँ से। अगला जो टॉपिक है वो है ऋणायनिक संकुल यौगिकों का नामकरण। जो आपके ऋणायनिक संकुल यौगिक हैं उनका नामकरण आप कैसे करोगे, जिनके एंटाइटी पर माइनस का चार्ज होता है इस तरीके का, तो उनका नामकरण आप कैसे करोगे। किसी ऋणायनिक संकुल का नामकरण धनायनिक संकुल की तरह ही होता है, केवल ऋणायनिक संकुल में उपस्थित केंद्रीय धातु आयन के साथ विशिष्ट अनुलग्न लिखा जाता है। वो विशिष्ट अनुलग्न क्या है ATE, 8 लगा देते हैं। जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसके साथ में अनुलग्न के रूप में 8 लगा देते हैं। देखो क्या करना है, धनायन का सामान्य नाम जो कोष्टक के बाहर होता है, कोई भी धनायन इसके साथ में, ये जैसे धनायन है ये कोष्टक के बाद धनायन का सामान्य नाम, उसके बाद में विद नंबर लिगेंड का नाम, मतलब जो लिगेंड है उसका नाम उसके संख्या के साथ लिखना है, प्लस केंद्रीय धातु आयन का विशिष्ट नाम, प्लस ATE जोड़ देते हैं, ATE अनुलग्न, प्लस जो भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है उसे हम लिख देते हैं कोष्टक में। ठीक है, हम उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये लीजिएगा K4FeCN6 आपका है,
जब हम इसे जल में डालते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, 4K प्लस हो जाता है और ये 4 माइनस हो जाता है, तो ये ऋणायन हो गया आपका। इसका नामकरण जब हम करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जो धनायन है उसका सामान्य नाम रखना है पोटेशियम। उसके बाद हमें क्या करना है, लिगेंड का नाम लिखना है विद नंबर। तो यहाँ क्या है, हेक्सा साइनो, ये 6 को हेक्सा लिखा, साइनो को साइनो लिख दिया मैंने। अब आयन क्या है आपका, फेरस, तो फेरस के आगे क्या लग जाएगा, ATE, तो क्या हो जाएगा, फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जुड़ जाएगा आपका +2। क्या हो जाएगा, फेरेट का जो है ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2। इसी प्रकार अब देखो हम बात करते हैं अगला जो टाइप है आपका धनायनिक व ऋणायनिक संकुल यौगिकों का नामकरण। जैसे आपका कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दे जो धनायनिक और ऋणायनिक दोनों टाइप का है और उसका नामकरण आपको करना है, तो उसका नामकरण आप कैसे करोगे, तो उसमें कुछ नहीं करना, उसमें भी आपको लिगेंड का नाम विद नंबर, सबसे पहले क्या करना है आपको लिगेंड का नाम लिखना है, प्लस केंद्रीय धातु आयन का सामान्य नाम लिखना है और कोष्टक में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ये कोष्टक बंद हो गया, एक दूसरा कोष्टक शुरू होता है, इसमें भी लिगेंड का नाम विद नंबर प्लस केंद्रीय धातु आयन का विशिष्ट नाम प्लस 8 अनुलग्न प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऋणायन जहाँ होगा इसमें आपको 8 अनुलग्न लगाना है। ये 4 फॉर्मूले हैं, इन 4 फॉर्मूलों को आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख लिख के समझ लीजिएगा। अगर ये फॉर्मूले आपको पता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होगा जिसका नामकरण आप नहीं कर सकते। देखिए आप यहाँ पर एक उदाहरण है आपका, इस उदाहरण का ये आपका धनायनिक और ऋणायनिक दोनों प्रकार के जो है इसमें आपके एग्जाम्पल हैं, इनका नामकरण हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें लिगेंड का नाम लिखना है नंबर के साथ में। तो देखो यहाँ पर एमीन है आपका, तो नाम क्या होगा, डाई एमीन सिल्वर, कोष्टक में लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है, ये तो हो गया आपका ये। उसके बाद में अगले वाले का लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर डाई साइनो। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, एजी को क्या बोलते हैं हम, अर्जेंटेट या अर्जेंटिनम बोलते हैं, सही नाम इसका क्या है, एजी। सिल्वर तो हम इसे बोल देते हैं, आप यहाँ डाई एमिन सिल्वर की जगह अर्जेंटिनम भी लिख सकते हैं, या मैंने सिल्वर लिख दिया है वो भी ठीक है। तो आप इसे जो है अर्जेंटेट और इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो भी +1 है, तो आप इस प्रकार से इसका नामकरण कर सकते हैं। ऋणायन का जहाँ भी नाम आएगा तो केंद्रीय धातु परमाणु के पीछे हमें ATE अनुलग्न के रूप में उपयोग करना है, जबकि धनायन प्लस उदासीन में हमें जो केंद्रीय धातु आयन है उसके साथ में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसका जो ओरिजिनल नाम है वही हमें लिखना है। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर क्लास में यहीं तक हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, अगली क्लास, उसमें हम जो है लिगेंडों के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे, लिगेंड्स का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ तक के सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सबको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आपको अगर आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।